चलिए भाई, सेट नंबर 65 पर बात कर लेते हैं। आज भारत का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए। इसमें गांधी युग शुरू हो चुका है। गांधी युग से कल का सेट भी गांधी युग से ही था, लास्ट वाला, और आज का भी अब गांधी युग तक ही आगे चलेगा। आगे इसमें खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, है ना, स्वराज पार्टी, फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ता रहेगा। तो आज के सेट नंबर 65 में क्या है हमारे लिए, चलिए देख लेते हैं। और यहाँ पर सभी लोगों को अब सूचना मिली चुकी होगी। एलटी की जो विज्ञप्ति आ चुकी है, नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो बच्चे आने वाले इस एलटी वैकेंसी के लिए अपने आप को तैयार करना चाहते हैं, तो सूचना तो मिली चुकी है कि वैकेंसी आने वाली है। तो इंतजार किस बात का है। जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, तीनों सब्जेक्ट से संबंधित जो बच्चे हैं एलटी के लिए, उनके लिए यहाँ क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। और एलटी की क्लासेस सब्जेक्ट की अलग चल रही है, जीएस की अलग चल रही है। एलटी के लिए जीएस का बैच अलग से चलाया जा रहा है। तो एलटी जीएस को ज्वाइन करने वाले बच्चे उसके लिए इंक्वायरी कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर है। और ऐसे ही जो 3 सब्जेक्ट हैं आपके ऑप्शनल के लिए, जिसमें एलटी के लिए, जिसमें पीएसआईआर यानी कि पॉलिटिकल साइंस जो है, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, इन तीनों के अलग से क्लास चल रहे हैं। तो जो भी जिसका सब्जेक्ट का पेयर हो उसी के हिसाब से वो यहाँ पर क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो समय अब ज़्यादा नहीं है, क्योंकि परीक्षा पहले से ही तैयारी की जाती है, बाद में तो फिर क्रैश कोर्स और प्रैक्टिस की जाती है। लेकिन व्यापक तौर पर एक विस्तार से पढ़ाई करने के लिए समय की आवश्यकता होती है, जो कि अब शुरू हो चुका है। तो अगर इन आने वाली परीक्षाओं के लिए आप सीरियसली अपने लिए तैयारी करना चाहते, सीट बुक करना चाहते, तो ये राइट टाइम है इसके लिए। आप इनको ज्वाइन कर लीजिए। ऑनलाइन ऑफलाइन सारे बैच ऑनलाइन ऑफलाइन मोड पर अवेलेबल है। जैसी जिसकी नीड हो उसी प्रकार से आप उसकी बात कर सकते हैं। तो चलो, ये जो प्रश्न है हमारा, चर्चा कर लेते हैं इस पर। और सेट नंबर 65 पर बहुत बढ़िया बढ़िया प्रश्न आ रहे हैं, आप लोग एंजॉय भी कर रहे हैं इसको। हमने देखा, आंसर कल बताया था, कल वाले लास्ट वाले बैच में मैंने पूछा, प्रैक्टिस सेट में पूछा था, कांग्रेस के सबसे ज्यादा अधिवेशन कहाँ हुए। बिल्कुल सही आंसर बताया, कलकत्ता में। सबसे ज्यादा अधिवेशन कलकत्ता में हुए। जिन्होंने सही आंसर दिया उनको बधाइयां। जिन्होंने नहीं पता था वो और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करें। क्रैश कोर्स में पहले से प्रैक्टिस चली रही है। देखिए, चौतरफा प्रहार करेंगे तब कहीं जाकर के आपको सफलता मिलेगी। बहुत सारे नए नए बच्चे डेली क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर रहे हैं, और जो अभी तक इससे वंचित हैं वो भी इसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि परीक्षा बहुत नजदीक है। और ऐसे में संपूर्ण सिलेबस का, ये खासतौर से इतिहास का क्रैश कोर्स हमने शुरू किया है। संपूर्ण विषय का, संपूर्ण सिलेबस का बहुत ही संक्षिप्त में और कुछ छूटे भी ना, इस बात को ध्यान में रख करके ये क्रैश कोर्स चलाया जा रहा है। सुबह 8 बजे से बैच होता है, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड पर है ये। आप इसको लाइव सीधे क्लास में ले सकते हैं, रिकॉर्डिंग भी इसकी ले सकते हैं। और ये बैच ऑलरेडी चल रहा है, 30-32 लेक्चर हो चुके हैं। इसे मैंने बताया, हम 65 लेक्चर से भी आगे लेकर के जाएंगे पूरे सिलेबस को। मैक्सिमम हमारा ये 100 लेक्चर तक जाएगा। तो इसको आप बाय कर सकते हैं। बहुत ही कम रेट इसलिए रखा गया, मात्र 499 रुपीज, कि हर बच्चा इसको अफोर्ड कर सके। तो अभी तक अगर इससे आप नहीं जुड़े हुए हैं तो इसको जुड़ जाएं, और आप देखेंगे कितना आप एक तरह से क्रांतिकारी परिवर्तन आएगा आपकी पढ़ाई में, अगर आप उसको लेते हैं तो। क्योंकि एक संपूर्ण अध्ययन आपका बहुत ही कम समय में हो जाएगा। चलो, आ जाते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। निम्न में से किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था। ठीक है, पीछे आपने देखा था कि सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां पर किया था। तो सत्याग्रह का पहला प्रयोग भारत में कहां, भारत में। अगर प्रश्न पूछा जाता है गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहां किया, उसके साथ भारत शब्द नहीं लगा है, तो वो होगा दक्षिण अफ्रीका। लेकिन प्रश्न आता है भारत में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह का प्रयोग सबसे पहले कहां किया, तो वो चंपारण में किया, बेहद सफल रहा। अब इसके बाद आती है भूख हड़ताल। सत्याग्रह, भूख हड़ताल दो अलग अलग हैं। सत्याग्रह में निरंतर आंदोलन किया जाता है और सामने वाले को वही कार्य करने के लिए दबाव बनाया जाता है, मानसिक दबाव बनाया जाता है जो कि अनुकूल है, या विद्रोह किए जाते हैं, आंदोलन किए जाते हैं। लेकिन भूख हड़ताल एक अलग यहाँ पर है। तो भूख हड़ताल के अस्त्र का प्रयोग पहली बार कहां पर किया था। ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पर चंपारण नहीं है और चंपारण आंसर भी नहीं है, क्योंकि सत्याग्रह का आंसर चंपारण था, यहाँ भूख हड़ताल है। तो भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में गांधी जी ने सबसे पहली बार कहां किया था। ए, असहयोग आंदोलन में, बी, रॉलेट एक्ट में, सी, अहमदाबाद की हड़ताल में, और डी, बारदोली सत्याग्रह में। तो इन चारों में से कहां पर पहली बार महात्मा गांधी ने भूखा रह करके सरकार पर दबाव बनाया, भूख हड़ताल किया, ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा अहमदाबाद की हड़ताल में, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और अहमदाबाद की हड़ताल कब और किसने की थी, इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, पहली बार भूखे रह करके, भूख हड़ताल का प्रयोग करके सरकार पर दबाव बनाने का काम
अहमदाबाद में किया था और ये हुआ था 1918 में। अहमदाबाद की जो मिल मजदूर थे, एक प्रश्न और है जिसका आंसर है ये कि पहली बार औद्योगिक मजदूरों के लिए हड़ताल कहां पर की थी महात्मा गांधी ने, तो वो भी अहमदाबाद की मिल, कॉटन मिल के लिए की थी। ठीक है, अहमदाबाद की जो कॉटन मिल थी, इस कॉटन मिल के जो मजदूर थे उन्होंने ये आंदोलन किया था। किसके खिलाफ ये आंदोलन किया था? ब्रिटिश सरकार के खिलाफ, क्योंकि इन मजदूरों की मांग थी, क्योंकि यहां पर प्लेग हुआ था और प्लेग की वजह से, प्लेग में बहुत सारे मजदूर मारे गए थे, उनका नुकसान हुआ था, आर्थिक हानि हुई थी, जनहानि हुई थी। इसको रिवाइव करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने इस मिल में काम करने वाले मजदूरों के वेतन में थोड़ी सी बढ़ोतरी की थी, यानी कि उनके भत्ते बढ़ा दिए थे ताकि वो इस बीमारी से अपने आप को सर्वाइव कर सके, फाइट कर सके। बाद में क्या हुआ, जब प्लेग का दौर समाप्त हो गया तो ये जो बोनस है वो खत्म कर दिया गया। लेकिन ये जो मिल मालिक, ये जो मिल थे, यहाँ मजदूर थे, उनका ये आरोप था कि प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो जाने के कारण, यानी कि प्लेग समाप्त होने के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया तो प्रथम विश्व युद्ध के कारण इनको काफी घाटा हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की वजह से महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, आर्थिक समस्या आ गई थी, इसलिए अभी भी यह मिल मालिक, अभी भी इस मिल के मजदूर लगातार इस प्रकार के प्लेग बोनस को कंटिन्यू करने के लिए ब्रिटिश सरकार पर दबाव बना रहे थे, जबकि ब्रिटिश सरकार इस बोनस को समाप्त करने की बात कर रही थी। और इसी संदर्भ को लेकर के इन मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। ये सूती वस्त्र की मिल थी, मजदूरों ने जब हड़ताल कर दिया, ब्रिटिश सरकार ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि बल प्रयोग किया, तो महात्मा गांधी ने इस मैटर में इन्वॉल्व हुए। 1918 की बात है। इससे पहले 1917 में ये चंपारण में अपना सफलतापूर्वक आंदोलन कर चुके थे। इससे जनता में और महात्मा गांधी में काफी ज्यादा आत्मविश्वास था और अंग्रेजों को भी इस बात की पता थी कि अगर गांधी इसमें इन्वॉल्व हो गए तो फिर उन पर दबाव बढ़ जाएगा। और फाइनली गांधी इस मैटर में इन्वॉल्व हो गए। गांधी ने मिल मालिकों पर दबाव बनाया कि वे मजदूरों की जरूरत जो है उनको समझें, उनकी आवश्यकता को समझें और प्लेग का जो बोनस है उसे आगे कंटिन्यू रखें। इस मैटर को लेकर के 1918 में ये अहमदाबाद के जो श्रमिक थे, मिल श्रमिक थे, इन्होंने ये हड़ताल की थी, जो कि औद्योगिक श्रमिक के रूप में जाने जाते हैं। तो इसीलिए भारत में पहली बार महात्मा गांधी ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए जो हड़ताल की थी वो अहमदाबाद के श्रमिकों के लिए की थी। समय था 1918। ठीक है, और यहीं पर इन्होंने भूख हड़ताल का प्रयोग पहली बार किया था। ठीक है, तो किस बात को लेकर के विवाद था? प्लेग बोनस को लेकर के विवाद था। बाद में और प्रश्न यहां से आएंगे तो इसकी व्याख्या हम आगे करेंगे। क्या हुआ, क्या अंग्रेजों ने घुटने टेके, क्या महात्मा गांधी को पीछे हटना पड़ा, क्या मजदूरों की बात मानी गई, आगे इस पर बात करेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों के लिए था? बिल्कुल उसी व्याख्या से आंसर आ गया जो पीछे हमने की थी। महात्मा गांधी द्वारा भारत में औद्योगिक श्रमिकों के लिए किया गया पहला आंदोलन कौन सा था? चंपारण, ये किसानों के लिए था। खेड़ा किसानों के लिए था। खेड़ा और अहमदाबाद दोनों ही गुजरात में थे, ध्यान देना। खेड़ा आंदोलन और ये जो खेड़ा आंदोलन और अहमदाबाद मिल आंदोलन, ये दोनों ही गुजरात से संबंधित थे, लेकिन खेड़ा किसान से संबंधित था क्योंकि इसमें लगान के लिए किसानों ने विद्रोह किया था और यहाँ पर भी किसानों से संबंधित था, नील आंदोलन था। लेकिन ये जो संघर्ष है ये किसके लिए था? ये औद्योगिक श्रमिकों के लिए किया गया था। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए किया गया जो संघर्ष था महात्मा गांधी का, वो होगा आंसर बी। ठीक है, बी आंसर होगा, अहमदाबाद संघर्ष। अब ये अहमदाबाद संघर्ष से जो तमाम और प्रश्न आगे बनने वाले हैं, इनमें देखो जो व्याख्या करने की जहां जरूरत होगी वहां हम बताएंगे कि क्या हुआ। फिलहाल यहां पर ये जान लीजिए कि आंदोलन सफल हुआ और ब्रिटिश सरकार को अपनी जो नीतियां थी वो वापस लेनी पड़ी थी। वर्ष 1918 की अहमदाबाद मिल हड़ताल के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए इनमें से कौन कौन से कथन सही हैं। पहला, यह कार्य के घंटों के संबंध में कामगारों और यूरोपीय मिल मालिकों के बीच विवाद से संबंधित था। बिल्कुल नहीं, इसमें कार्य के घंटे नहीं बल्कि प्लेग बोनस को लेकर के ये विवाद था। ठीक है, प्लेग बोनस को लेकर के विवाद था, न कि कार्य के घंटे। गांधी जी ने कामगारों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी। अब इसके बारे में आपको देखना है। ऐसे प्रश्न देखो, कितना सरल प्रश्न है फिर भी कठिन हो गया, क्योंकि ये दूसरे बारे में आपको पता नहीं। क्या गांधी जी ने इन लोगों को कहा था, श्रमिकों को, कि तुम हड़ताल पर जाओ और सरकार पर दबाव बनाओ? तो ये बात बिल्कुल सही है कि गांधी जी ने ही इन श्रमिकों को कहा कि वे हड़ताल पर जाएं। जब मिल बंद होगी, जब मालिकों का नुकसान होगा, तो फिर वे दबाव में आएंगे और श्रमिकों की बात को मानेंगे। तो आंसर हो जाएगा बी,
केवल दूसरा इसमें सही है, पहला सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर अब थोड़ी सी व्याख्या इसकी हम कर लेते हैं। गांधी जी ने मजदूरों को हड़ताल पर जाने की सलाह दी और कहा कि उन्हें 35% बोनस मिलना चाहिए। जो गांधी जी और जो श्रमिक थे वो किसके पक्ष में थे कि 35% बोनस इनको मिलना चाहिए श्रमिकों को। ठीक है, 35%, जैसे अगर 100 रुपए का लाभ हो रहा है तो उसमें से 35% का लाभ श्रमिकों के हिस्से में जाना चाहिए। तो 35% बोनस की बात यहाँ पर गांधी जी और श्रमिक कर रहे थे। क्यों ऐसा वो इसलिए कह रहे थे क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के बाद वाकई बहुत बड़ा आर्थिक संकट था जिससे जूझ रही थी भारत की अर्थव्यवस्था, क्योंकि ब्रिटेन द्वारा युद्ध किए जाने के कारण, ब्रिटेन का उपनिवेश होने के कारण इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ रहा था। और जब अंग्रेजों ने यह बात मानने से मना कर दी कि हम 35% बोनस नहीं देंगे, तो फिर गांधी जी अनशन पर बैठ गए। अनशन यानी कि अब वो अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, भूख हड़ताल पर बैठ गए। और भूख हड़ताल पर जब बैठ गए तो काफी ज्यादा इन पर दबाव बना अंग्रेजों पर, और फिर यह मामला एक न्यायिक पीठ को सौंपा गया, न्यायाधिकरण को सौंपा गया। और न्यायाधिकरण ने जो फैसला दिया उसके अनुसार अंग्रेजों को 35% बोनस देना पड़ा। यानी कि यहाँ पर आंदोलनकारी और गांधी जी अपनी बात में सहमत हुए और उन्होंने 35% बोनस यहाँ पर दिया। लेकिन ये जो टेक्सटाइल मिल थी, इसमें जो मजदूर थे, इनकी डिमांड ये नहीं थी कि वो कितने घंटे काम करेंगे, बल्कि इनकी डिमांड थी कि उन्हें ये जो बोनस है वो मिलना चाहिए। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, केवल दूसरा सही है, बी। अगला, खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था। अब खेड़ा सत्याग्रह है, यहां पर जो खेड़ा के किसान थे उनके लिए महात्मा गांधी ने जो सत्याग्रह का प्रयोग किया, सत्याग्रह आंदोलन किया, वो क्यों किया या क्या मांग थी किसानों की खेड़ा में। ठीक है, तो पहला है अकाल पड़ने के, इसमें से आपको बताना क्या है कौन कौन से कथन सही है। पहला है अकाल पड़ने के अतिरिक्त प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। दूसरा है प्रशासन का यह प्रस्ताव था कि गुजरात में स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया जाए। आपको बताना है कि गांधी जी ने इस खेड़ा सत्याग्रह में किसानों के लिए जो सत्याग्रह आंदोलन किया था उसका इनमें से मूल क्या कारण था, या हम कह सकते हैं कि किसानों की क्या डिमांड थी, ये आपको बताना है। ठीक है, तो इसमें केवल ये पहला वाला जो मैटर है ये फैक्ट एकदम सही है। खेड़ा आंदोलन से अकाल जो पड़ा था, इस अकाल पड़ने के कारण किसानों की हालत बहुत खराब हो गई थी, जबकि ब्रिटिश सरकार पूर्व निर्धारित टैक्स वसूली के लिए उन पर दबाव बना रही थी। इसीलिए ये जो भू राजस्व या टैक्स की उगाही को रोकने के लिए किसान दबाव बना रहे थे और आंदोलन कर रहे थे, तो ब्रिटिश सरकार इन पर बल प्रयोग कर रही थी। लेकिन यहाँ पर स्थायी बंदोबस्त लागू करने का कोई प्रस्ताव अंग्रेजों का नहीं था, इसलिए आंसर होगा केवल एक, यानी कि ए ऑप्शन इसमें राइट आंसर आपका होगा। ये आंदोलन भी 1918 में ही हुआ है, खेड़ा सत्याग्रह भी 1918 में ही हुआ है। गांधी जी इसमें भी इन्वॉल्व थे और गांधी जी के इन्वॉल्व होने की वजह से ये आंदोलन राष्ट्रीय स्तर पर काफी ज्यादा चर्चित हुआ। ठीक है, और ये जो खेड़ा जिला था गुजरात का, यहाँ पर किसानों का जो अकाल पड़ने की वजह से फसल एकदम नष्ट हो गई थी, लेकिन सरकार किसी भी तरह से टैक्स या लगान में छूट देने के मूड में नहीं थी। ऐसे में गांधी जी ने फिर से यहाँ पर किसानों का साथ दिया और ये कहा कि जब तक छूट नहीं दी जाती, टैक्स में छूट नहीं दी जाती, तब तक किसान लगान देना बंद करें, यानी कि बिल्कुल भी टैक्स पे ना करें जब तक कि ब्रिटिश सरकार टैक्स में कमी नहीं कर दे। लेकिन यहाँ पर इस प्रकार के स्थायी बंदोबस्त लागू करने का कोई प्रावधान ब्रिटिश सरकार का नहीं था। अगला प्रश्न है, युग्म है ये, सुमेलन करना है, कौन सा युग्म सही सुमेलित है। ठीक है, एक तरफ है आंदोलन या सत्याग्रह का नाम, दूसरी तरफ है इनसे संबंधित व्यक्ति। आपको बताना है कौन सा युग्म सही सुमेलित है। पहला चंपारण राजेंद्र प्रसाद, दूसरा अहमदाबाद मिल श्रमिक मोरारजी देसाई, तीसरा खेड़ा वल्लभ भाई पटेल। आपको बताना है कौन कौन से युग्म सुमेलित है, इनमें से कौन से ऐसा नाम है जो इन युग्मों से मैच करते हैं या मैच नहीं करते हैं, ये आपको बताना है। तो इसमें सुमेलित है केवल पहला और तीसरा। चंपारण से राजेंद्र प्रसाद भी संबंधित थे, खेड़ा सत्याग्रह से वल्लभ भाई संबंधित थे, लेकिन अहमदाबाद मिल श्रमिक के आंदोलन से मोरारजी देसाई का कोई संबंध नहीं था। आंसर हो जाएगा पहला और तीसरा, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर है। और थोड़ा इसका डिटेल्स हम जान लेते हैं कि चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद ये इनके साथ थे। इसके अलावा जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजहरुल हक,
नरहर पारिख, ब्रज किशोर आदि इससे जुड़े हुए थे। और राजकुमार शुक्ल तो थे ही जिन्होंने गांधी जी को इस चंपारण सत्याग्रह में शामिल होने के लिए एक प्रकार से प्रेरित किया था, उन्हें प्रोत्साहित किया था। ठीक है। और 1918 में जो गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों की फसल नष्ट होने के कारण जो ये खेड़ा आंदोलन हुआ था, इसमें जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गांधी जी के साथ थे। इसके अलावा ये जो दूसरा युग्म है ये सुमिलित नहीं है, क्योंकि अहमदाबाद मिल श्रमिक से महात्मा गांधी के सहयोगी मोरारजी देसाई नहीं बल्कि अनसुईया साराभाई थी। ठीक है। इसमें जो साथ दिया था गांधी जी का वे थी अनसुईया साराभाई, इन्होंने साथ दिया था। अगर कभी भविष्य में प्रश्न बने और ये अगर इसके साथ लिखा हो अहमदाबाद मिल श्रमिक के सामने अनसुईया साराभाई, तो आप इसको सही कर देंगे। फिलहाल मोरारजी देसाई से संबंधित नहीं थे। ठीक है। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ए अल्लूरी सीताराम राजू, बी जदोनांग, सी झाबकर बापा और डी रानी गई दिंजुली। तो पहले जो थे वे थे ए अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू जो है जनजाति समुदाय से थे और गांधी के आंदोलन से प्रभावित होकर के ये उन्होंने गांधी जी को के विचारों को अपने आंदोलन में शामिल किया। और ये जो सीताराम राजू थे, अल्लूरी सीताराम राजू थे, ये 1920 के दशक में इन्होंने आंध्र प्रदेश में रंपा आंदोलन चलाया था इन्होंने। ठीक है। आंध्र प्रदेश में रंपा आंदोलन, ये प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना इसको। रंपा आंदोलन इन्होंने चलाया था। ठीक है, सीताराम राजू ने। ठीक है। और ये गांधी विचारों से प्रेरित इन्होंने अपने आंदोलन में गांधीवाद का प्रयोग भी किया, लेकिन बाद में इन्होंने कहा कि 1 वर्ष में स्वराज प्राप्त करेंगे, जिसके लिए थोड़ा सा इनका आंदोलन हिंसात्मक हो गया, जिससे खपा होकर नाराज होकर के ब्रिटिश सरकार ने इन्हें बंदी बनाया और बाद में फांसी पर चढ़ा दिया गया। ठीक है। अल्लारू सीताराम राजू। रॉलेट एक्ट बहुत महत्वपूर्ण है, भारत में लागू किया गया था कब? रॉलेट एक्ट एक महत्वपूर्ण घटना है भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, क्योंकि इस रॉलेट एक्ट का संबंध इसके बाद की कई अन्य घटनाओं से जुड़ा हुआ है। तो इसके बारे में ये काफी प्रश्न और आगे आएंगे। रॉलेट एक्ट इनमें से किस तारीख को लागू हुआ या हाँ लागू हुआ, पारित हुआ नहीं, लागू हुआ पूछा गया है। तो इनमें आंसर क्या है? ए 1909, बी 1919, सी 1930, डी 1942। राइट आंसर है बी 1919। ठीक है। और ये रॉलेट एक्ट जो है इसे काला कानून भी कहा जाता था, इसे काला कानून भी कहा जाता था। और जिस समय ये रॉलेट एक्ट पारित हुआ है उस समय भारत के जो वायसराय थे वे चेम्सफोर्ड थे। ठीक है। चेम्सफोर्ड इस समय भारत के क्या थे? वायसराय थे, वायसराय थे। और भारत सचिव के पद पर कौन था? मॉन्टेग्यू, इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक साथ इनको बोला जाता है, कई जगह आएगा इनका नाम। तो चेम्सफोर्ड इस समय भारत के वायसराय थे जब ये रॉलेट एक्ट पारित हुआ। और रॉलेट एक्ट पारित होने का कारण क्या था? वास्तव में रॉलेट एक्ट जो है लागू किया गया है 18 मार्च 1919 को ये लागू किया गया। और ये लागू किया गया क्रांतिकारियों को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है। जो क्रांतिकारी आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ रहे थे ना, क्रांतिकारियों ने आतंकी गतिविधियों के द्वारा ब्रिटिश सरकार को जो नुकसान पहुंचाया, ये समझ गए कि अब इनको काबू करना बहुत मुश्किल है। तो ये क्रांतिकारी आंदोलन को नियंत्रित करने के लिए ये लगाया। इसमें बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील के, केवल संदेह के आधार पर किसी भी व्यक्ति को क्रांतिकारी होने के आरोप में उठा लिया जाता था और उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाती थी। तो इसका काफी ज्यादा विरोध किया गया था। ये 1919 में लागू हुआ था। और रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? तो पिछले क्वेश्चन की व्याख्या में इसका आंसर ढूंढिए क्या है, जल्दी से चलाइए, बताइए आंसर। ए युद्ध प्रयासों को अनिवार्य आर्थिक समर्थन, बी बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की संक्षिप्त सुनवाई की प्रक्रिया, सी खिलाफत आंदोलन का दमन, डी प्रेस स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। तो बिना मुकदमा यानी कि बिना वकील आप मुकदमा नहीं कर सकते, बिना दलील और बिना अपील, कहीं कोई शिकायत नहीं, सीधे और एकदम संक्षिप्त प्रक्रिया की और सीधे सजा सुना दी। ठीक है। जिससे कि जो क्रांतिकारी हैं उनमें खौफ हो जाए और उनका जो संगठन है वो कमजोर होकर के टूट जाए, ये इसका उद्देश्य था। ठीक है। ये प्रश्न और तारीख पीछे हमने बता दी, कौन कौन से किस तारीख को ये लागू किया गया था। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? इनमें से किसने ये कहा
कि क्योंकि ब्रिटिश सरकार की आर्थिक आमदनी का बहुत बड़ा स्रोत था ये टैक्स, तो इन्होंने ये कहा कि सरकार को टैक्स देना बंद कर दो, जिससे कि ये दबाव में आकर के रॉलेट एक्ट को वापस ले ले। तो ये सुझाव किसका था कि वो है रॉलेट एक्ट के विरोध में जो है टैक्स नहीं दे, ऐसा सुझाव इनमें से किसने दिया था? ठीक है, ए अबुल कलाम आजाद, बी गांधी जी, सी रविन्द्रनाथ टैगोर, डी स्वामी श्रद्धानंद। तो वे थे स्वामी श्रद्धानंद, और स्वामी श्रद्धानंद आर्य समाज से भी जुड़े हुए थे। ठीक है, आर्य समाजी थे ये स्वामी श्रद्धानंद। स्वामी श्रद्धानंद ने ये कहा कि अगर ब्रिटिश सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो उन्हें टैक्स देने से मना कर देना चाहिए। और इन्होंने इनके बारे में पीछे जब हमने आपको सामाजिक सुधार आंदोलन पढ़ाए थे ना 19वीं शताब्दी के, वहां इनके बारे में बताया भी था स्वामी श्रद्धानंद में। इन्होंने 1901 में हरिद्वार के कांगड़ी गांव में गुरुकुल विद्यालय की स्थापना की थी, अभी भी चलता है वो। ठीक है, अगला प्रश्न है, रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में निम्न में से कौन सा या कौन कौन से कथन सही है? पहला, 3 कथन है। पहला है, रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। ठीक है, देखो ये जो रॉलेट अधिनियम था ना, ये सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में बनाया गया था, सिडनी रॉलेट, और ये इसके रॉलेट के नाम पर ही इसको रॉलेट एक्ट कहा गया, सिडनी रॉलेट। तो रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी, इसी को सेडिशन कमेटी कहा गया है। तो ये कथन एकदम सही है, सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था। रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया? बिल्कुल नहीं। साइमन कमीशन के आगमन के विरुद्ध हुए प्रदर्शन रॉलेट सत्याग्रह के साथ हुए। तो साइमन कमीशन तो बहुत बाद में आया है और रॉलेट एक्ट पहले हुआ है, इसलिए ये भी गलत है। तो पहला केवल एक सही है ना। ये तारीखों की ये घटनाओं के क्रम अगर आपको याद होंगे तो इस प्रकार के प्रश्न सॉल्व करने में बहुत समस्या नहीं आती है, लेकिन अगर घटनाओं के क्रम को आप भूल गए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इन सभी का एक दूसरे से जुड़ाव है, एक दूसरे से संबंध है। ये जो रॉलेट एक्ट है सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, और जैसे कि इसके बारे में मैंने बताया था, केवल संदेह के आधार पर भी किसी को उठा लिया सकता था और अनिश्चित काल के लिए उसको जेल में रख सकते थे। और क्योंकि भारत का जो स्वतंत्रता आंदोलन था बहुत तेजी से बढ़ रहा था, और इस स्वतंत्रता आंदोलन में क्रांतिकारियों की वजह से और तेजी आ रही थी। इससे अंग्रेज भयभीत हो गए थे, डर गए थे, और डर की वजह से इन्होंने फिर ये जो है सिडनी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी ने सुझाव दिया, और फिर ये रॉलेट एक्ट बना। और 1918 में इसने अपनी रिपोर्ट दी, और इसी की रिपोर्ट के आधार पर जो है 18 मार्च 1919 को यह अधिनियम पारित कर दिया गया। ठीक है, लेकिन बाकी कथन इसके बारे में सही नहीं है, क्योंकि ये जो साइमन कमीशन है ये इसका समय 1928 है ना, और ये भी सही नहीं है। तो केवल ए पहला इसका सही आंसर है। अगला है कथन कारण। कथन है, वर्ष 1916 में मौलाना मोहम्मद अली तथा अबुल कलाम आजाद ने विधान परिषद से त्याग पत्र दे दिया था। कारण है, विधान परिषद के सभी भारतीय सदस्यों के विरोध के बावजूद सरकार ने रॉलेट एक्ट को पारित कर दिया। ये प्रश्न कथन और कारण का, कथन और कारण में आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। पहले तो ये देखना पड़ता है कि दोनों जो बातें जो लिखी हुई हैं, दोनों स्टेटमेंट वो सही है या गलत है, और उसके बाद देखना पड़ता है कि अगर सही है तो क्या व्याख्या भी कर रहे हैं या नहीं, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है इसमें। अब आप देखेंगे तो इसमें पहला कथन गलत है, क्योंकि यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, लेकिन ये सही है क्योंकि विधान परिषद में जब ये अधिनियम रखा गया तो जितने भी भारतीय सदस्य थे सबने विरोध किया, उसके बावजूद रॉलेट एक्ट जो है वो पारित हो गया था। और इसमें जो है आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ए गलत है, आर सही है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से किसके कारण सार्वजनिक रोष मतलब गुस्सा, क्रोध, सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, जिसके फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटेन द्वारा जनसंहार की घटना घटी थी। ठीक है, जलियांवाला बाग कांड आप सभी जानते हैं, पंजाब में हुआ था। इसमें काफी जो मासूम लोग थे वो मारे गए, आम जनता पर जनरल ओ डायर ने निहत्थे लोगों पर हथियार चलाने का आदेश दे दिया था। तो ये क्यों हुआ था, मतलब कौन सा वो ऐसा गुस्सा था जिसको निकालने के लिए जनता एक साथ इकट्ठी हुई और उस निहत्थी जनता पर गोली चला दी गई? तो कौन सी थी वो बात? ए द आर्म्स एक्ट, बी द पब्लिक सेफ्टी एक्ट, सी द रॉलेट एक्ट, एंड डी द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो इसमें सही आंसर है द रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट का विरोध करने वाले जो पंजाब के लोकप्रिय नेता थे, और उनको जब गिरफ्तार कर लिया गया यहाँ पर
तो उनके मतलब कुल मिलाकर के जब ये एक्ट लागू कर दिया गया तो इसका विरोध हर तरफ से हो रहा था, क्योंकि पंजाब में भी क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी। और इसका जब विरोध किया गया, पंजाब की सड़कों पर आंदोलन निकाला गया रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, तो यहीं पर डॉक्टर पंजाब के लोकप्रिय नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ठीक है, दो नाम याद रखना, सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। ये दोनों क्या थे? ये दोनों पंजाब के बहुत लोकप्रिय नेता थे। जब इनके नेतृत्व में जनता इस रॉलेट एक्ट का विरोध कर रही थी सड़क पर, तो फिर क्या किया पुलिस ने, जो ब्रिटेन की जो सरकार थी उसकी सेना ने, आर्मी ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। इनके गिरफ्तार करने के बाद जनता नाराज हो गई और जनता ने फिर क्या किया, अब जनता ने कहा कि अब आगे क्या एक्शन लिया जाए, इसके लिए एक मीटिंग बुलाई गई। ठीक है, और ये मीटिंग बुलाई गई थी बैसाखी के दिन 13 अप्रैल 1919 को। एक वहां पर बाग था, जलियांवाला बाग, वहां पर ये मीटिंग बुलाई गई और इस मीटिंग में निहत्ती जनता पर जनरल ओ डायर ने गोली चलाने का आदेश दिया, जिसमें हजारों व्यक्ति मारे गए। तो ये घटना जो है रॉलेट एक्ट से संबंधित है। इस घटना ने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा ही बदल दी और एक तरह से गांधी की सोच बदल दी इस घटना ने। ठीक है, अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से किसने इस्तीफा दे दिया था? इनमें से वो कौन थे जो कि वायसराय की जो कार्यकारिणी परिषद होती थी उसके सदस्य थे, भारतीय थे, और इन्होंने जब जलियांवाला बाग कांड में इनकी नृशंसता को देखा तो इन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया। वे कौन थे ये आपको बताना है, किसने इनमें से इस्तीफा दे दिया? ए महात्मा गांधी, बी रविन्द्रनाथ टैगोर, सी शंकरन नायर और डी जमनालाल बजाज। सही आंसर है सी शंकरन नायर। ठीक है, शंकरन नायर ने इस जलियांवाला बाग के विरोध में ये अपनी उपाधि वापस करके एक तरह से ब्रिटिश सरकार का विरोध किया। और ये जो नरसंहार इतना ज्यादा हो गया, फिर जब सरकार पर दबाव बना तो फिर सरकार ने एक कमेटी भी बनाई। हालांकि इस कमेटी की रिपोर्ट से कोई निर्णय नहीं निकल पाया। इसी कांड के विरोध में, जलियांवाला कांड के विरोध में ही रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी धारण कर वापस कर दी थी। ये भी प्रश्न बनता है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की जो उपाधि थी वो वापस कर दी थी इसी जलियांवाला कांड के विरोध में। और कार्यकारिणी की सदस्यता से जो इस्तीफा दिया था वो शंकर नायरन ने दिया था। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये जो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन्हें 1915 में जॉर्ज पंचम, ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम था ना, ब्रिटिश शासक जॉर्ज पंचम द्वारा 1915 में ये उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर को दी गई थी, जॉर्ज पंचम। ठीक है, ब्रिटिश शासक था, लेकिन इन्होंने इसको वापस कर दिया फिर, और इसका विरोध जताने का अपना एक तरीका था कि हम सरकार की नीतियों से खुश नहीं हैं। ठीक है, आगे है हंटर आयोग की नियुक्ति किसके लिए की गई थी? हंटर आयोग, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा एक हंटर कमीशन प्राइमरी शिक्षा के लिए भी, शिक्षा के विकास में आप पढ़ेंगे, यहाँ पर ये दूसरा है। ठीक है, तो हंटर आयोग की नियुक्ति किसके लिए की गई थी? ए काली कोठरी घटना के लिए, बी जलियांवाला बाग। ये काली कोठरी की घटना कहाँ? बंगाल से संबंधित है, आरंभिक ईस्ट इंडिया कंपनी के समय में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद, सी 1857 के विद्रोह के बाद, और डी बंगाल के विभाजन के बाद। ठीक है, तो सही आंसर होगा बी जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद। इस इंक्वायरी के लिए जब सरकार पर दबाव बना तो उन्होंने हंटर आयोग का गठन किया, और इस हंटर आयोग का जो नाम हंटर आयोग है वो क्यों है इसको भी जान लेते हैं। क्योंकि इसके अध्यक्ष लॉर्ड हंटर थे। इसमें 8 सदस्य थे, जिनमें 5 अंग्रेज और 3 भारतीय थे। जो 3 भारतीय थे, वास्तव में ये जो कमीशन था या इसकी जो रिपोर्ट थी, इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि जनरल ओ डायर को जो सही लगा उसने अपना फर्ज निभाया। हालांकि उसने बल का थोड़ा सा ज्यादा प्रयोग कर लिया, लेकिन उस समय ये करना जरूरी था। ऐसा करके एक तरह से क्लीन चिट दे दी गई। फिर इसके विरोध में एक भारतीय कमेटी अलग से बनाई गई इसी के लिए। आगे आएगा अगला प्रश्न, यहीं से आएगा कि हंटर कमेटी की रिपोर्ट से निराश होकर के भारतीयों ने किस नाम से एक और कमेटी का गठन यहाँ पर किया था। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट का प्रारूप लिखने का कार्य किसको सौंपा गया था? यानी कि ये जो जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ है, इस पर कांग्रेस ने जो इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट जो है उसका ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी किसको दी गई? ये प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है। और ए जवाहरलाल नेहरू, बी महात्मा गांधी, सी आर दास, डी अबुल फजलुल हक,
सही आंसर होगा बी, महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने इसका ड्राफ्ट तैयार किया था इस रिपोर्ट का, ठीक है। और महात्मा गांधी ने इस के लिए जो कांग्रेस ने जो एक कमेटी ड्राफ्ट तैयार किया, उसी के आधार पर कांग्रेस ने एक जांच कमेटी नियुक्त की। और इस जांच कमेटी का जो एक तरह से नाम था वो क्या था, तहकीकात कमेटी। कांग्रेस ने जो जांच कमेटी नियुक्त की थी ना, उसका नाम था तहकीकात कमेटी, ठीक है। और इस तहकीकात कमेटी के जो अध्यक्ष थे वे थे मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय, बहुत ध्यान से समझना, ये दोनों प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। एक प्रश्न ये कि ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला कांड हत्या की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई, तो वो हंटर आयोग था। और कांग्रेस ने इस घटना की जांच के लिए कौन सी कमेटी बनाई, तो वो मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बनने वाली तहकीकात कमेटी थी, ठीक है। और इस तहकीकात कमेटी जो है वास्तव में ये भारतीयों की तरफ से एक प्रयास था कि क्या इसका मतलब एक वास्तविकता, अंग्रेजों की जो सच्चाई है वो सबके सामने रखा जाए, और इसे एक बर्बर कृत्य बताया गया। इस कमेटी ने यह कहा कि यह अंग्रेजों द्वारा किया गया बर्बर कृत्य है। इस कमेटी में और भी सदस्य थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, अब्बास तैयब जी, CR दास, प्रफुल्ल जयकर, ये सब इसके अन्य मेंबर थे। अध्यक्ष का नाम बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सो याद रखना। और इन पर यह कहा गया, इस कमेटी की रिपोर्ट में यह कहा गया कि इनमें जो दोषी लोग हैं सरकार के, उन पर कार्रवाई की जाए, और जो पीड़ित परिवार हैं उनकी आर्थिक सहायता दी जाए। लेकिन इन कमेटी की रिपोर्ट पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया, ठीक है। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए गए कूट से ज्ञात कीजिए। ये जो घटनाएं हुई हैं इनका क्रम आपको बताना है, कब कौन सी घटना हुई है ये बताना है। और क्योंकि ये घटनाएं सब एक दूसरे से संबंधित है, लगभग एक ही वर्ष में हुई हैं, इसलिए इनका क्रम आपको बताना जरूरी है। अब इन्हें आप तारीख से नहीं याद कर सकते, इन्हें आप घटनाओं को जोड़ करके कि एक घटना की प्रतिक्रिया दूसरी घटना हुई होगी। जैसे पहले सत्यपाल की जाहिर सी बात है, पहले सत्यपाल को बंदी बनाया गया, उन्हीं के विरोध में जलियांवाला, तो 100% 2 के बाद ही एक होगा, है ना। हम आपको ट्रिक बता रहे हैं कि 2 के बाद। अब देखो यहाँ पर 2 के बाद एक घटना कौन सी है, ये देख लो यहाँ पर 2 के बाद ए दिखाई दे रहा है। फिर भी हम और देख लेते हैं, 1919 का अमृतसर का कांग्रेस अधिवेशन। आप देखते हैं कि ज्यादातर अधिवेशन जो है कांग्रेस के वो वर्ष के, हम ट्रिक बता रहे हैं आपको कि अगर आपको नहीं पता है तो भी आप कैसे निकाल सकते हैं। अधिकांशतः देखा गया है कि कांग्रेस के अधिवेशन वर्ष के अंत में होते थे, तो इसलिए बाकी घटनाएं पहले हो गई होंगी और ये घटना सबसे लास्ट में हुई होगी। तो निश्चित तौर पर आंसर 2, 1, 3 आता है। सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले सत्यपाल को बंदी बनाया गया, इसके विरोध में जलियांवाला कांड हुआ, और फिर वर्ष के अंत में कांग्रेस का 1919 का अमृतसर में कांग्रेस का ये अधिवेशन हुआ, ठीक है। अब कांग्रेस के इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो मोतीलाल नेहरू ने की थी। ऐसे प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। मोतीलाल नेहरू ने इसकी जो है अध्यक्षता की थी, क्योंकि ये तुरंत इतनी बड़ी घटना के बाद हुआ था, तो इसमें एक तरह से आक्रोशित प्रदर्शित करने का काम किया गया, और इसमें इस नरसंहार की आलोचना की गई। सभी ने एक साथ मिलकर के इस नरसंहार की कांग्रेस में आलोचना की। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाएं किस क्रम में घटित हुई थी, ठीक है। फिर से घटनाओं का क्रम आ गया, इतिहास में घटनाओं का क्रम खूब पूछा जाता है। तो घटनाओं का क्रम क्या है, चौरी चौरा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, रॉलेट सत्याग्रह और चंपारण सत्याग्रह। चलो बताओ फटाफट, इसमें कौन कौन सी घटना सबसे पहले हुई है। सबसे पहले क्या हुआ है, सबसे पहले 1917 में सत्याग्रह हुआ है, चंपारण सत्याग्रह हुआ है। फिर क्या हुआ है, फिर रॉलेट एक्ट हुआ उसके बाद, तो सेकंड नंबर पर ये आ गया, ठीक है। फिर क्या हुआ है, जलियांवाला कांड हुआ है, ठीक है, जलियांवाला कांड हुआ है। ये नंबर लिखते जाए, पहला दूसरा, क्योंकि ये 1919 की घटना है दोनों। तो सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद रॉलेट एक्ट या रॉलेट सत्याग्रह, फिर उसके विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड, फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन, और असहयोग आंदोलन के बाद फिर ये चौथी घटना यहाँ पर हो गई चौरी चौरा की घटना, जिसके बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया। तो क्रम हमारा क्या बन रहा है, 4, 3, 2, 1। चलो देखते हैं कहाँ है, 4, 3, 2, 1 सी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्रम पूछा जाता है, बहुत महत्वपूर्ण है। इनको एकदम बढ़िया से घटनाओं को याद रखिए, तारीख है भूल जाएंगे, क्योंकि एक ही वर्ष में कई कई घटनाएं हुई हैं, इसलिए घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही आपको ये इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर दिला सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम क्या है। पहला लखनऊ समझौता, दूसरा द्वैध शासन का प्रवर्तन। ये द्वैध शासन बंगाल का द्वैध शासन नहीं है, ये द्वैध शासन है आरक्षित विषय और जो नियंत्रित विषय, जो विषय बांट दिए गए थे ना कि कुछ आरक्षित सब्जेक्ट हैं, कुछ नियंत्रित हैं, हस्तांतरित है। आरक्षित और हस्तांतरित 2 तरह के सब्जेक्ट लाए गए थे ना। आरक्षित यानी कि जिन पर
कानून बनाने की शक्ति केवल अंग्रेजों को ही है, और हस्तांतरित, जो कि हस्तांतरित किए जा सकते हैं आगे राज्यों को। ठीक है, तो इसको कहा गया द्वैध शासन। इसको यहाँ पर द्वैध शासन, नहीं तो आप इसको वो बक्सर के युद्ध वाला द्वैध शासन समझ लें, वो नहीं। और ये बंग भंग, रॉलेट एक्ट, ये 4 घटनाएं हैं। चारों घटनाओं को आपस में कनेक्ट करके बताइए कि इनका सही क्रम क्या होना चाहिए। ठीक है, तो इनके सही क्रम में हम देखते हैं तो सबसे पहले कौन सी चीज दिखाई देती है, इनमें सबसे पहले होता है बंग भंग, 1905 में बंग भंग। अब बंग भंग में चौथा पहली हमारे सामने 2 बार आ रहा है, हमें ये पता होना चाहिए कि इसके बाद कौन सी घटना, बस तुरंत आंसर मिल जाएगा। इसके बाद होने वाली घटना अगर पता चल जाए तो समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके बाद होने वाली घटना के बारे में आप कैसे जान पाओगे जब तक आपको ये नहीं पता होगा कि ये तो मालूम है कि ये 1919 में हुआ है, ये भी मालूम है ये 1916 में हुआ है, लेकिन अगर इसकी तारीख नहीं मालूम है, ये घटना आप भूल गए, तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, द्वैध शासन की जो स्थापना है ये भी 1919 में ही हुई है, लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 के अधिनियम के द्वारा हुई। ये क्या है, ये प्रांतों में द्वैध शासन, प्रांतों में द्वैध शासन का जो आरंभ है वो 1919 के एक्ट के द्वारा किया गया था, जो इन घटनाओं के बाद हुआ था। इनमें से ये था ना कि आरक्षित और हस्तांतरित, जो विषय ब्रिटिश सरकार चाहेगी वो केंद्र को हस्तांतरित कर देगी। ठीक है तो ये देखो, अब इस घटनाक्रम के आधार पर अगर हम देखें तो पहली घटना कौन सी हुई, बंग भंग हुई। ठीक है, पहली घटना बंग भंग हुई है। उसके बाद हुआ है लखनऊ समझौता। ठीक है, लखनऊ समझौते के बाद हुआ है रॉलेट एक्ट, और उसके बाद हुआ है ये द्वैध शासन। तो आंसर हो जाएगा बी, ये इसका सही आंसर है। और आगे देखिए, ये फिर से हम एक बार आपके लिए इन्फॉर्मेशन बार बार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि एग्जाम सच में बहुत नजदीक आ रहा है, और हमें ऐसा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इसका लाभ उठाएं, इसलिए हम बार बार इसके बारे में आपको बता रहे हैं। कुछ बच्चे सोचते होंगे कि मैम बार बार एक ही चीज पर क्या करें। आप ये सिविल सर्विसेज का ऐप डाउनलोड करिए और जाकर के इसमें देखिए, आप लोगों के लिए ये जो बैच चल रहा है बहुत फायदे का बैच है। कई बच्चे हर दिन इसमें शामिल हो रहे हैं और उनका ओपिनियन बता रहा है कि उनको इससे बहुत फायदा मिल रहा है। और निश्चित तौर पर इसमें जो ये एग्जाम है टीजीटी पीजीटी का, जो मई और जून में होने वाला एग्जाम है, स्पेशली इन्हीं के लिए, इसके बाद होने वाले जो ये जो एग्जाम है इनके लिए भी, क्योंकि क्रैश कोर्स तो पूरे सिलेबस का एक ही जैसा होता है, लेकिन फिलहाल जो सिर पे है हमारे एग्जाम, उनको ध्यान में रख करके ये तेजी से पढ़ाया जा रहा है। मैंने कहा मैक्सिमम इसको 100 तक हम लेकर के जाएंगे। ठीक है, मैक्सिमम 100 तक लेकर 100 लेक्चर तक लेकर के जाएंगे, और इसमें आपको पूरा जो मैटर मिल रहा है उसमें आपको पूरा लेक्चर मिल रहा है, नोट्स मिल रहे हैं पीडीएफ के, मॉक टेस्ट मिल रहा है, रिकॉर्डिंग मिल रही है, जो 2 साल के लिए वैलिडिटी है। अगले 2 साल में जो भी एग्जाम आप देंगे उन सभी एग्जाम के लिए ये क्रैश कोर्स आपके काम आने वाला है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात जानते हैं क्या है कि ये कई बच्चे ऐसे इस कोर्स को खरीद रहे हैं जो कि ये हाल ही में होने वाले आरओ और यूपीपीसीएस के प्री देने वाले हैं, क्योंकि उनमें जीएस में इसका काफी फायदा बच्चों को मिल रहा है। खुद बच्चों ने इसको देखा और कह रहे हैं कि हमारे जीएस के लिए भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि बेहद कम समय में पूरे इतिहास का ये एक तरह से रिवीजन हो जा रहा है। तो अभी तक जो इससे नहीं जुड़े हैं वो इस ऐप को डाउनलोड करें, सिविल साकेत सिविल सर्विसेज के नाम से ये जो ऐप है इसको डाउनलोड करें, और मात्र 499 रुपये ये फीस आपके लिए रखी गई है। बहुत सुटेबल फीस है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। आप इसको ज्वाइन करें और इसका लाभ उठाएं, क्योंकि बहुत ही कम समय में लेक्चर, ऑडियो, वीडियो, मॉक टेस्ट, रिकॉर्डिंग, इन सब के माध्यम से आपका पूरा कोर्स तैयार हो जाएगा। और बच्चों, आज के बैच में केवल 18 क्वेश्चन थे, क्योंकि इसके बाद फिर खिलाफत आंदोलन शुरू हो रहा है। खिलाफत आंदोलन के बाद फिर हमारा आगे शुरू हो जाएगा असहयोग आंदोलन शुरू हो जाएगा, है ना, ये सारी चीज़ें। इसलिए एक टर्निंग पॉइंट पर आ गए थे, तो हमने 18 प्रश्न पर ही इसको एंड कर दिया।